नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 9 फरवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मनरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, यह योजना एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जो पंचायती राज मंत्रालय के तहत कार्यरत है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मनरेगा पंचायती राज मंत्रालय के तहत नहीं बल्कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है वो इस योजना के तहत रोजगार के लिए पात्र है। तो यहाँ पर दूसरा कथन बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि मनरेगा को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है और यहाँ पर एक परिवार का वैसा व्यक्ति सदस्य जिसके पास जॉब कार्ड है, यानी कि वह उस काम को करने में सक्षम है, उसे यहाँ पर रोजगार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इसमें 100% शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनरेगा को ग्रामीण इलाकों में लागू किया गया है और आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले फरवरी 2006 में इसे भारत के 200 जिलों में लागू किया गया था। इसके अलावा आगे चल करके 2007 में और 2008 में अन्य जिलों को भी इसमें शामिल किया गया और वर्तमान में यह योजना देश के 644 जिलों में लागू है। और ये वैसे जिले हैं जहां पर पर्याप्त ग्रामीण आबादी है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन बिल्कुल सही है। ऐसा जिला जहां पर 100% शहरी आबादी है वहां पर इसे लागू नहीं किया गया है। आइए देख लेते हैं चौथे कथन को। चौथा कथन है, कानून के तहत राज्य अपने स्वयं के धन से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से ज्यादा अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि चौथा कथन भी सही है। आप सभी जानते होंगे कि मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ये चाहता है कि वह 100 दिनों से ज्यादा का रोजगार दे यहाँ पर, तो वह अपने पैसे से अपने राज्य के लोगों को 100 दिनों से ज्यादा का भी रोजगार दे सकता है, लेकिन यहाँ पर खर्च राज्य सरकार को खुद करना होगा। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वो भी सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है, पैनल क्वेश्चन बजट कोटा फॉर मनरेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो कि ग्रामीण विकास पर है, उसके द्वारा इस बजट में जिस तरीके से मनरेगा के बजट एलोकेशन को कम किया गया है उसको लेकर के कुछ प्रश्न उठाए गए हैं जिसकी चर्चा इस न्यूज में किया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट चुनिए। यहाँ पर पहला कथन है, UIDAI गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं UIDAI के संदर्भ में और आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक वैधानिक संस्था है और इसे एक वैधानिक संस्था का दर्जा आधार अधिनियम 2016 को पास करके दिया गया था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि यह प्राधिकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि UIDAI गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। और आपको ध्यान में रखना है कि UIDAI इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है और इसीलिए यहाँ पर पहला कथन गलत है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वैधानिक दर्जा देने के पहले UIDAI योजना आयोग के अंतर्गत कार्य करता था। आगे चल करके आधार अधिनियम 2016 को पास करके इसे एक वैधानिक निकाय बना दिया गया इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत।
तो इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, आधार अधिनियम के तहत ऐसे विदेशी जो 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहे हैं, वे आधार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तो यहाँ पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि आधार अधिनियम में साफ साफ कहा गया है कि ऐसा विदेशी जो नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पहले के 12 महीनों में कुल मिलाकर के 182 दिन या उससे अधिक समय की अवधि के लिए भारत में रह रहा है, वह आधार के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, आधार के लिए नामांकन के दौरान किसी व्यक्ति के पास 3 लैंगिक विकल्प होते हैं, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि आधार सभी का बनना है, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर। और इसीलिए जब आप आधार के लिए नामांकन करते हैं तो यहां पर एक व्यक्ति के पास 3 लैंगिक विकल्प होते हैं। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वह पूरी तरीके से सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, श्रीलंका टू लॉन्च इट्स ओन आधार। तो यहां पर श्रीलंका सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को आधार के तर्ज पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का फैसला लिया गया है, और यहां पर श्रीलंका के द्वारा भारत से इस मामले में सहयोग मांगा गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के लिए ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य है, और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के लिए जो ऋण जीडीपी अनुपात का लक्ष्य रखा गया है वह है 40%, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40%। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर इसको लेकर के चर्चा की गई है, और यहां पर कहा गया है कि भारत का जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है वह दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो यूएस हो, जापान हो, उससे कहीं अच्छा है, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने के बहुत सारे प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, उसकी चर्चा भी इस न्यूज में किया गया है, और इसी को आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कोड चुनिए। यहां पर पहला कथन है, भारत में व्यक्तियों के विदेशी वित्त पोषण को एफसीआरए अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाता है, और यह गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं, हमने इस पर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं की हैं, और आपको ध्यान में रखना है कि भारत में अगर किसी भी संस्था को विदेशी दान लेना है तो उसके लिए जो नियम है वह एफसीआरए अधिनियम में बनाए गए हैं, और यह अधिनियम गृह मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक 5 वर्ष में अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे सभी एनजीओ जो कि विदेशों से दान लेना चाहते हैं, उन्हें एफसीआरए के तहत अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और यहां पर जो पंजीकरण है वह शुरू में 5 सालों के लिए वैध होता है, और बाद में इसे नवीनीकृत किया जा सकता है यदि वे संगठन सभी मानदंडों का पालन करते हैं तो। यानी कि इसके आधार पर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। यहां पर तीसरा कथन है, अधिनियम में कहा गया है कि विदेशी योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी शाखाओं में बैंक द्वारा एफसीआरए खाते के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर 2020 में विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन अधिनियम 2020 संसद के द्वारा पारित किया गया था, और यहां पर कुछ प्रावधान इसमें जोड़े गए थे। यहां पर एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं
वे भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली शाखा में एक FCRA खाता खोलेंगे और यहां पर उनका जो मौजूदा खाता है उसे इस खाते से जोड़ना होगा और जितने भी विदेशी चंदे इन गैर सरकारी संगठनों को दिए जाएंगे वे सारे के सारे चंदे इसी खाते में आने चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है मिनिस्ट्री रिन्यू FCRA नोट फॉर PHFI। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि PHFI के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कर दिया गया है, यानी कि यह संस्था विदेशों से चंदा ले सकता है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर शिल्प के बीच चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर बात हो रही है इवॉल्व लीजा की, यानी कि ई लीजा। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इवॉल्व लीजा। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं, यहां पर 3 अलग अलग यानों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन यह तीनों यान एक त्रिकोण को बनाएंगे। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस मिशन का उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित वेधशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक तकनीक स्थापित करना है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी इवॉल्व लीजा। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं विधेयक को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका के ऊपर। और इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है जिसका शीर्षक है द गवर्नर रोल इन अप्रूविंग अ बिल। और अगर हम राज्य के विधेयक को पारित करने में राज्यपाल की भूमिका की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अगर कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल के द्वारा पास करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को मंजूरी दे सकता है। इसके अलावा वह अपनी सहमति को रोक सकता है, वह विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए इस विधेयक को वापस कर सकता है अगर वह विधेयक मनी बिल नहीं है तो। इसके अलावा राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकता है। तो यहां पर यह पावर जो है राज्यपाल को दिए गए हैं अनुच्छेद 200 के तहत। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन कार्यों के लिए हमारे संविधान में कोई भी समय सीमा तय नहीं की गई है। इस न्यूज में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी विधेयक को राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाता है तो उस पर क्या होता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो यहां पर संविधान के अनुच्छेद 201 में यह कहा गया है कि जब ऐसा कोई विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है यानी कि उनके पास भेजा जाता है तो जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं एक विधेयक को पास करने को लेकर के वे सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति यहां पर कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उसे पास भी कर सकते हैं, उस पर अपनी सहमति को रोक भी सकते हैं, वह विधेयक को विधानमंडल के पास किसी संदेश के साथ वापस भी कर सकते हैं यदि वह धन विधेयक नहीं है तो। यहां पर जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है तो यहां पर यह कहा गया है कि विधानमंडल को 6 महीने की अवधि के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करना होगा और सदन विधेयक को परिवर्तन के साथ या फिर बिना किसी परिवर्तन के फिर से पारित कर सकता है। और जब ऐसा किया जाएगा यानी कि जब सदन के द्वारा इसे पारित किया जाएगा तो यह विधेयक फिर से राष्ट्रपति के पास उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यहां पर फिर राष्ट्रपति इस पर फैसला लेंगे कि उसको पास करना है या नहीं करना है। तो ये जो नियम है किसी विधेयक को पारित करने में राज्यपाल की क्या भूमिका है या फिर अगर राज्यपाल के द्वारा
किसी विधेयक को आरक्षित करके राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाता है तो उसमें उनके पास क्या पावर है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।